हेलो एवरीवन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ टी-डीएनए। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस फेनोलिक कंपाउंड सच एज एस्टोसरिंजोन। स्ट्रेस कंडीशन के दौरान क्या होता है, प्लांट जो होता है फेनोलिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल में एस्टोसरिंजोन, एक फेनोलिक कंपाउंड का जो प्लांट सिक्रीट करता है वो है एस्टोसरिंजोन। दिस कंपाउंड एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर बैक्टीरिया। अब ये जो कंपाउंड होता है फेनोलिक कंपाउंड, जैसे एग्जांपल में हम एस्टोसरिंजोन को ले तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है बैक्टीरिया के लिए। विरुलेंस सिस्टम विरजिन एक्टिवेशन, और अब ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, अब ये जो कंपाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, ये विरुलेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जनरेशन ऑफ टी डीएनए कॉम्प्लेक्स, और टी डीएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। टी डीएनए ट्रांसफर टू द प्लांट सेल। टी डीएनए अब लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड टी डीएनए बन जाता है, तो उसके साथ D2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, विद D2 कॉम्प्लेक्स बनाता है एट द 5 प्राइम एंड और 5 एंड ऑफ टी डीएनए। एंड E2 जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन की तरह एक्ट करता है और पूरा टी डीएनए पे बाइंड कर जाता है और उसको न्यूक्लियस के अटैक से प्रिवेंट करता है। ये हमने पहले देखा था। टी डीएनए ट्रांसफर होता है प्लांट सेल में। फिर फाइनल क्या होता है कि टी डीएनए का प्लांट सेल के जीनोम में इंटीग्रेशन हो जाता है, वो प्लांट सेल का जो जीनोम होता है उसमें जाके इंटीग्रेट कर जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम इस डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, वुंडेड प्लांट सेल एक्सक्यूड जनरल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट सच एज द फेनोलिक एस्टोसरिंजोन which has no toxic effect on agrobacterium। अब जो wounded प्लांट होता है, कोई भी प्लांट अगर स्ट्रेस कंडीशन में होता है, हमने देखा था कि स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो क्या करता है, फेनोलिक कंपाउंड को रिलीज करता है। तो उसका एक एग्जांपल हमने देखा था एस्टोसरिंजोन। एस्टोसरिंजोन एक फेनोलिक कंपाउंड है, उसको रिलीज करता है। तो अब इस एस्टोसरिंजोन का कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है एग्रोबैक्टीरियम पे। तो ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वुंडेड प्लांट सेल फेनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करता है और इनका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है एग्रोबैक्टीरियम पे। तो ये एस्टोसरिंजोन रिलीज हो गया। अब ये एस्टोसरिंजोन रिलीज हो गया तो इसको कोई रिसीव करने वाला, परसीव करने वाला होगा। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ विरुलेंस जीन, द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ विरुलेंस जीन विर ए एंड विर जी परसीव एस्टोसरिंजोन। तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं विरुलेंस जीन विर ए एंड विर जीन के, विर ए एंड विर जी के जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं वो इनको परसीव करते हैं। तो यहाँ देखें विर ए एंड विर जी इनको रिसीव कर रहे हैं। ठीक, अब ये पूरा एग्रोबैक्टीरियम है, इसमें विर ए एंड विर जी एस्टोसरिंजोन को रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, विर ए एंड विर जी क्या करता है, एक्टिवेट द इन्फेक्शन पाथवे इन बैक्टीरियम। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि विर ए एंड विर जी एक्टिवेट करता है इन्फेक्शन पाथवे को बैक्टीरियम में। तो यहाँ देखें विर ए एंड विर जी क्या कर रहा है, इंडक्शन ऑफ विर जीन, दूसरे जो विर जीन है उनका इंडक्शन करा है, उनका इंडक्शन करा रहा है, उनको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से देखें ये सारे विर जीन एक्टिवेट हो रहे हैं और इनका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है द टी डीएनए इज एक्सरसाइज एंड बाउंडेड टू विर D2 प्रोटीन। अब जो टी डीएनए है यहाँ पे, टी डीएनए, तो इनको अलग होना होता है ट्रांसफर के लिए। तो क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, क्या होता है विर D2, अब विर जीन का इंडक्शन हो गया, विर D2 बनने लगा। तो अब ये इस टी डीएनए का जो D1 D2 होते हैं ये इसको सेपरेट करते हैं और D2 जो होता है यहाँ पे इसके 5 एंड पे बाइंड कर जाता है, बाउंड हो जाता है। ठीक, द टी डीएनए इज एक्सरसाइज एंड बाउंडेड टू विर D2 प्रोटीन। टी डीएनए का यहाँ पे एक्ससिजन होता है, टी डीएनए ये पूरे प्लाज्मिड से अलग होता है और D2 इसके 5 एंड पे बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जो विर बी प्रोटीन होता है
vir-B protein form a connection between agrobacterium and the plant cell and facilitate tDNA transfer into the plant cell. अब क्या होता है, vir-B प्रोटीन जो होता है एक कनेक्शन बनाता है. vir-B, यहाँ देखें, ये vir-B प्रोटीन एक कनेक्शन बनाता है बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम एंड द प्लांट सेल एंड फैसिलिटेट, इसी चैनल के थ्रू tDNA का ट्रांसफर होता है और इसी के साथ साथ vir-E2 भी ट्रांसफर होता है. 6 पॉइंट है, फ्लैजिलिन इन द बैक्टीरियम्स फ्लैजिलम बाइंड टू ए प्लांट ल्यूसीन रिच रिसेप्टर triggering the plant MKK4 signaling pathway. The pathway end product phosphorylated VIP1 normally enter the plant nucleus and stimulate the expression of pathogenesis related bacterial resistance gene. However, agrobacterium used up this process. तो जो फ्लैजिलिन होता है बैक्टीरियम के फ्लैजिला में, वो प्लांट के ल्यूसीन रिच रिसेप्टर से LRR से बाइंड करता है, LRR से बाइंड करता है और ट्रिगर करता है प्लांट MKK4-5 सिग्नलिंग पाथवे को, 4-5 सिग्नलिंग पाथवे को. अब ये जो पाथवे का एंड प्रोडक्ट होता है कि ये VIP1 को फॉस्फोराइलेट कर देता है. VIP1 एक प्रोटीन होता है, इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है. अब ये जो VIP1 फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है और पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट करता है. लेकिन जो एग्रोबैक्टीरियम होता है इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है. कैसे स्टॉप कर देता है तो वो हम देखेंगे आगे. The tDNA after becoming coated with vir-E2 bind to phosphorylated VIP1 which allow the complex to enter the plant nucleus. तो हमने देखा था अब tDNA आ रहा था, यहाँ पे vir-D2 बाइंड किया हुआ था. अब इसके साथ vir-E2 भी आ रहा था. तो यहाँ देखें, ये इसके साथ vir-E2 भी आ रहा था. तो अब यहाँ पे क्या होगा, vir-E2 जो है अब कोटेड हो जाएगा tDNA से और ये बाइंड कर जाएगा फॉस्फोराइलेटेड VIP1 से, विच अलाउ द कॉम्प्लेक्स टू इंटर द प्लांट न्यूक्लियस. और जब VIP1 से बाइंड कर जाएगा तो इसके मदद से क्या होगा, प्लांट न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा. प्लांट न्यूक्लियस के अंदर इसका ट्रांसफर का प्रोसेस होगा. एक पॉइंट है, एग्रोबैक्टीरियम vir-F इंटर द प्लांट cell via the vir-B connection and enter the nucleus unaided. There, VIF degrade phosphorylated VIP1, preventing expression of the bacterial resistance gene. तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो VIRFB इस चैनल के थ्रू एंटर कर रहा है. अब जो VIRF जो है ये प्लांट सेल के अंदर vir-B कनेक्शन जो बन रहा था, vir-B से कनेक्शन जो बन रहा था, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन एपरेटस जो बन रहा था उसके थ्रू एंटर कर गया था और प्लांट न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर कर जाता है. यहाँ देखें, प्लांट न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया और ये क्या करता है, VIRF डिग्रेड कर देता है फॉस्फोराइलेटेड VIP1 प्रोटीन को. तो ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेटेड VIP1 प्रोटीन जो यहाँ पे है इसका डिग्रेडेशन कर देता है. जब डिग्रेड कर देगा तो इनका जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन एक्टिवेट नहीं होगा. तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक्टोबैक्टीरियम यूज्ड अप दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा है, VIP1 के प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि VIP1 और vir-E2 के साथ बाइंड किए हुए ये tDNA न्यूक्लियस एंटर कर गया है. तो अब tDNA ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है सब चीज़ों के साथ, तो इनको रिमूव होना है. इंटीग्रेट होने के लिए इनको रिमूव होना पड़ेगा. तो vir-F क्या करता है, vir-F जो एंटर किया है वो तो दो काम कर रहा है. एक तो वो VIP1 से जो भी जीन स्टिमुलेट होते हैं, पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन जो एक्टिवेट होते हैं, तो ये क्या कर रहा है, उनके एक्सप्रेशन को रोक रहा है बाय डिग्रेडिंग द
फॉस्फोराइलेटेड VIP1, फॉस्फोराइलेटेड VIP1 को डिग्रेड करके इन बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट होने से रोक रहा है। और दूसरा काम ये कर रहा है कि विर-एफ जो है रिमूव कर रहा है VIP1 बाउंडेड VIP1 को, VIR-E2 को एंड प्रोटीन फ्रॉम द tDNA वाया द प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। तो अब यहाँ पे tDNA आ गया है और ये सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो अब क्या होता है, विर-एफ जो होता है यहाँ पे इनका प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन कराता है और tDNA को फ्री करता है। तो ये जो VIR-E2, VIP1 फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, इनका प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करा देता है। अब ये tDNA फ्री हो जाते हैं। द tDNA जब फ्री हो जाते हैं तो tDNA इज इंसर्टेड वाया द पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म इनटू द होस्ट सेल जीनोम। तो अब यहाँ पे जो tDNA होते हैं ये होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं, होस्ट के जीनोम में इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब हम पूरा प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वुंडेड प्लांट सेल एस्टोसिरिंजोन को रिलीज करता है जो फिनोलिक कंपाउंड है। अब ये जो फिनोलिक कंपाउंड है ये विर-A एंड विर-G के द्वारा परसीव किया जाता है। फिर विर-A एंड विर-G क्या करता है, दूसरे जीन को एक्टिवेट करता है, दूसरे विर जीन को एक्टिवेट करता है और उनका प्रोसेस करा उनको जीन को एक्टिवेट करके प्रोडक्ट बनते हैं विर-D, D2, F, E2 सारी जो विर जीन के प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। tDNA का सेपरेशन होता है और tDNA के साथ विर-D2 लग जाता है। विर-D4 एंड विर-B एक चैनल फॉर्मिंग एपरेटस बनाता है, मेटिंग पेयर एपरेटस। अब इस जो चैनल के थ्रू विर-F, विर-E2 एंड tDNA जो विर-D2 के साथ बाइंड किए हुए मूव कर जाता है प्लांट सेल में। इस दौरान क्या होता है कि जो फ्लैजिलिन होता है बैक्टीरियम के फ्लैजिलम में, ये ल्यूसीन रिच रिसेप्टर से बाइंड करता है और MKK4 सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। MKK4 सिग्नलिंग पाथवे क्या करता है, VIP1 प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। अब ये प्रोटीन जो होता है फॉस्फोराइलेट होने के बाद न्यूक्लियस में एंटर करता है और पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट करने का काम करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि विर-F होता है, विर-F भी ट्रांसफर होता है और विर-F जो होता है न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और VIP1 का जो फॉस्फोराइलेटेड VIP1 है उसको डिग्रेड कर देता है। जब डिग्रेड कर देगा तो कोई भी एक्टिवेट करने वाला नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन जो होंगे वो रेजिस्टेंट जीन वो एक्टिवेट नहीं होंगे और कोई भी पैथोजेनेसिस रिलेटेड बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल का इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगा। और VIP1 फॉस्फोराइलेटेड VIP1 का एक और फंक्शन होता है कि ये जो tDNA होता है ये पहले तो E2 से बाइंड करता है और फिर VIP1 फॉस्फोराइलेटेड VIP1 से बाइंड करता है और इसी के हेल्प के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स जो होता है प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। जब प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो अब ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है तो इनको tDNA को सेपरेट होना होता है प्लांट सेल में इंटीग्रेट करने, प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट करने के लिए। तो विर-F फिर से फंक्शन करता है, वो क्या करता है, ये जो VIP1 है, विर-E2 है, इन सबको रिमूव करता है बाय द प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन से इन सबको रिमूव करता है और tDNA को फ्री कराता है। और जब tDNA फ्री हो जाता है तो ये इंसर्ट हो जाता है प्लांट के जीनोम में, होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोकॉट आर द नॉट नेचुरल होस्ट ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल। मोनोकॉट जो होता है नेचुरल होस्ट नहीं होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन सिर्फ डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं नेचुरली। मोस्ट मोनोकॉट प्लांट आर जनरली रेजिस्टेंट टू एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। बहुत सारे जो मोस्टली जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। ऐसा क्यों? It has been argued that the monocot tissue do not produce phenolic estosyrinjone at sufficient level to induce Vir gene expression.
at sufficient level to induce virgin expression। तो अब ये माना जाता है कि मोनोकॉट टिश्यू जो होते हैं वो सफिशिएंट लेवल में फिनोलिक्स कंपाउंड को सिक्रीट नहीं करते हैं, जैसे कि एस्टोस्ट्रिंजॉन एक फिनोलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, तो उसको सफिशिएंट लेवल में ये प्रोड्यूस नहीं करते ताकि ये विर्जिन को इंड्यूस कर सकें। इन लेबोरेटरी वन कैन इंड्यूस ट्यूमर इन सर्टेन मोनोकॉट स्पीसीज सच एज एस्पैरेगस एंड यम। लेबोरेटरी में ट्यूमर इंडक्शन हो सकता है मोनोकॉट के कुछ सर्टेन स्पीसीज में, एस्पैरेगस जैसे कि एस्पैरेगस एंड याम में। इन रिसेंट ईयर अमेजिंग प्रोसेस हैज बीन मेड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीरियल यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। क्या होता है कि इस एग्रोबैक्टीरियम का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है तो सीरियल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्पीसीज ट्रांसफॉर्म किया गया था वो था राइस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। थैंक यू।